अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू ट्यूटोरियल ऑफ Q9 बायोलॉजी। ये हमारा सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है। पहले चैप्टर का नेम होम्योस्टेसिस, और सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस। हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या एक्चुअली। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीशीज का हो वो उसमें इसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में एक ख़ास सेटअप बना होता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़े हुए हैं कि वो होते हैं सेलुलर लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, इसी तरह ऑर्गेनिज्मिक लेवल होता है। और अगर हम बहुत बेसिक से बात शुरू करें तो सबसे पहले ऑर्गेनल लेवल आता है, ऑर्गेनल लेवल के बाद सेल एंड सो ऑन। अच्छा, अब हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एक खास सेटअप होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का, जो ऑर्गेनिजम्स को इसकी सराउंडिंग में सूटेबल बनाता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है कि हमारा जो बाहर जो टेम्परेचर है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि हमारे लिए पानी कितना अवेलेबल है जानदारों के लिए। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक जो फैक्टर होता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट मीनिंग कि वो बदलते रहते हैं कंटिन्यूसली। और लेकिन ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल अभी ऊपर हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक सेट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में। वो स्पेसिफिक सेटअप क्या करता है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेजेंट होता है, वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट को वो एक रेंज में रखता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देता। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ऑप्टिमम जो होता है, नॉर्मल जो एवरेज है होता है वो 37 डिग्री से होता है। अभी अगर 37 से 37.5 या 38 हो जाए तो नॉर्मल है, या 37 से 36.5 या 36 में हो जाए तो ऑर्गेनिज्म को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये एक नैरो रेंज में उसको बाहर चाहे 45 हो जाए, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट तरीकों से 37, 38 या 36 के दरमियान ही एडजस्ट किया जाता है। इसके आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में कि और क्या होता है इसमें। अच्छा, इस तरह क्या होता है जब वो इसको एक नैरो रेंज में रखता है, इन फ्लक्चुएशंस को फ्लक्चुएशन कहते हैं, जो माहौल में तब्दीलियां आ रही हैं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस को के बावजूद, जब वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में जो होता है वो मेंटेन कर लेता है, तो उससे वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचा रहा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होम्योस्टेसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योस्टेसिस क्या होती है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में जो है वो रखता है। अब ये जो प्रोटेक्शन होती है इंटरनल इन्वायरमेंट की और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन से, इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नॉन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अब क्या करती है, होम्योस्टेसिस इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज में रखती है, यानी फ्लक्चुएट होगा सिस्टम हमारा इंटरनल भी, लाइक जिस तरह अब गर्मी आ रही है, बल्कि गर्मी अगर हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे जिसम बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन वो क्या होता है वो 37 अगर है, वो 37 से 37.5 या 37 से वो 8 हो जाता है। ये नहीं कि वो 37 से 45 पे चला जाएगा, जिस तरह का अगर बाहर का अगर 45 जो है वो 45 डिग्री से अगर टेम्परेचर है। तो होम्योस्टेसिस का बेसिक काम ये होता है कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में रखे। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन सी कंपोनेंट होते हैं जो सस्पेक्टेबल होते हैं, इसमें हमारे जो वाटर, सल्यूट और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की मैंने आगे आपको जो है वो एग्जांपल भी दी है।
अब मैकेनिज्म जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। यानी अगर उसको अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो ऐसे एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो अवेलेबल होता है अपने इन्वायरमेंट में, वो अमोनिया की शक्ल में जो है वो अपना वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। और जिनको मॉडरेट सप्लाई होती है वो यूरिया को यूज़ करते हैं, और जिनकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड यानी लिमिटेड सप्लाई होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, वो यूरिक एसिड की सूरत में करते हैं। अब ये जो है वो नाइट्रोजनी वेस्ट को जो बॉडी से निकालने का, एलिमिनेट करने का है, एलिमिनेट करना किस फॉर्म में करना है ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। अब मैकेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान जो सल्यूट को और वाटर लॉस और गेन को कंट्रोल किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो मीन वाटर, यानी पानी को रेगुलेट करना, पानी के अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं उनकी उनको जो है वो रेगुलेट करना, वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। और मैकेनिज्म जिसके जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इंटरनल टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखने को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये तीनों यानी ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, ये आगे से होम्योस्टेसिस के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। यानी किस तरह पानी जो अगर बॉडी में जो है वो पानी को रेगुलेट किया जा रहा है तो उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट को किस तरह एलिमिनेट किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। और टेम्परेचर को किस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करके एक टॉलरेबल रेंज में रखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और इसको आगे आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस, होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? होम्योस्टेसिस सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। अब वो क्या करता है, होम्योस्टेसिस के जरिए ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा होता है? ऑर्गेनिज्म अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो उसका इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक वो अपने आप को अडॉप्ट करता है। इस तरह वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल लेवल पे जो है वो सेल लेवल पे उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है वो फ्लूइड्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, वो इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर जो है वो उन फ्लूइड्स की तादाद को जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा रखने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि अगर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा आ गए तो बहुत ज़्यादा इंटेक कर जाएगा और बस्ट कर जाएगा सेल। इसके अलावा सल्यूट और वाटर जो होता है ये बहुत ही अहम होते हैं उसके लिए, सेल के लिए। और हार्मोन्स भी, अगर इनकी क्वांटिटी हमारी डिजायर्ड जो है वो क्वांटिटी उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह होती है। इसलिए इनको भी एक रेंज, रिक्वायर्ड रेंज में रखना पड़ता है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं होता कि अगर एक फिक्स पॉइंट पे ही रहना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 है, बाहर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 से 37.5 या 38 तक जा सकता है। और अगर बाहर ठंड है, जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गिरा हुआ है, कम है, तो ये 37 से 36.5 या 36 डिग्री सी तक भी ऑर्गेनिज्म मेंटेन कर लेगा। तो ये एक नैरो रेंज में रखता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने एक स्पेसिफिक रेंज में ही रखना है बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने आपको वाटर अवेलेबिलिटी की एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अबंडेंट सप्लाई हो जाती है
और या फिर बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन आ जाती हैं, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को इस तरह मेंटेन करेगी कि ना तो बॉडी में बिल्कुल पानी की कमी हो जाए कि ड्राई कंडीशंस आ गई हैं, और अगर अबंडेंट सप्लाई हो गई है तो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले। अगर अबंडेंट सप्लाई आ गई है तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर पानी की जो है वो कम हो गया, ड्राई कंडीशंस आ गई हैं, तो वो पानी उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? कंट्रोल सिस्टम जिस तरह वाटर की एग्जांपल हम पीछे पढ़े, ये बॉडी को वाटर के साथ ओवर फ्लडेड नहीं होने देता। यानी ये नहीं होता कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो अब ये बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, और ना ही डिहाइड्रेट होने देता है ड्राई कंडीशंस में। इसके अलावा जो एडॉप्टेशंस होती हैं लोअर लेवल ऑफ रेंज में, यानी ड्राई कंडीशंस जो है इसको हम लोअर रेंज कह देते हैं, और जहाँ अबंडेंट सप्लाई है इसको हम अपर रेंज कह देते हैं। तो ये क्या करता है, ये अडाप्टेशंस को लोअर रेंज से यानी ड्राई कंडीशन में और हाई रेंज में यानी अबंडेंट सप्लाई में ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मल जो है वो कंडीशन में रखने की कोशिश करता है इन एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के प्रेशर के बावजूद। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये बहुत सारी वैरायटी जो होती है होम्योस्टेटिक रेगुलेशन की उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह हमने पीछे होम्योस्टेसिस रेगुलेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये लिविंग सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपने अपने घर में जो है अगर कंट्रोल सिस्टम करवाया हुआ है कि अगर टेम्परेचर एक ख़ास हद से कम होगा तो हीटर ऑन हो जाएगा, और अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा होगा तो फिर एसी ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर को उसी जो है वो वहाँ पे ले आएगा जहाँ पर आपने सेट किया हुआ है। अब जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक रिसेप्टर, अगर मैं आपको आपके घर की मिसाल दूं तो रिसेप्टर वहां पे टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, वो देखते हैं कि टेम्परेचर कम हुआ है तो उन्होंने हीटर ऑन कर देना है। तो वो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, ठीक है। जिस तरह थर्मामीटर हो गया। कंट्रोल सिस्टम जो ऑन करेगा एसी को अगर हीटर को अगर टेम्परेचर एक खास रेंज से कम हुआ और इफेक्टर वो हीटर होगा। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोल में एक सेंसर होता है, थर्मोमीटर, मॉनिटर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है हीटर ऑन कर देते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कूलर ऑन कर देते हैं। इसी तरह लिविंग सिस्टम में एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का। जिस तरह एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आपके इन्वायरमेंट में जो है वो टेम्परेचर गर्मियों की बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ तो हमारे सेंसेस ने उसको डिटेक्ट किया, उन्होंने पैगाम भेजा हमारे जो है वो कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो होता है ये नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम ने उसको जब डिटेक्ट किया उसने कूलर सिस्टम ऑन कर दिया। अब हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम क्या है, हमें गर्मियों में पसीना आ जाता है, और जब पसीना आता है फिर वो इवेपोरेट होता है, तो ये जॉल थॉमसन इफेक्ट है, यानी इवेपोरेशन काज कूलिंग। और इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है वो एक ख़ास रेंज से लो हो जाता है तो फिर हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है, और हमारी सेंसेस उस जो लो टेम्परेचर उसको डिटेक्ट करती हैं, कंट्रोल सिस्टम पे भेजती हैं, और कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो फिर बॉडी के हीटर ऑन कर देता है। वो हीट किस तरह करेगा, बॉडी को शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाओगे आप। ये जो है एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए इस हम जो है वो हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब अगर माहौल में टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉडी जो है वो अपना हीटिंग सिस्टम ऑन कर देगी। इस तरह का जो कंट्रोल होता है इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं।
If you like this video, please subscribe this channel and share it with your friends and give me thumbs up. Thank you.